प्यारे बच्चों, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है तथा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। आज हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। कक्षा 11 नागरिक शास्त्र अध्याय 1 शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का दर्शन। प्रश्न यह उठता है कि संविधान का दर्शन का अभिप्राय क्या है, यानी संविधान के दर्शन का अभिप्राय क्या है। संविधान के दर्शन का अभिप्राय है कि संविधान की मौलिक मान्यताएं तथा उसके उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान का दर्शन, एक बार इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान की मौलिक मान्यताएं तथा उसके उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी देश के संविधान के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रोविजन होता है। एक सिद्धांत होता है, एक प्राविधान होता है, या दूसरे शब्दों में एक साध्य होता है, दूसरा साधन होता है। भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना भारतीय संविधान के साध्य को प्रदर्शित करता है तथा अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक प्रारंभ में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों या साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। यह हो गया भारतीय संविधान, यानी संविधान का दर्शन क्या है, ये चीज आपने समझ लिया। भारतीय संविधान का दर्शन समझने के लिए आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने देखा। भारतीय संविधान के एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अगर एक एक शब्द की व्याख्या करते आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, अर्थात दूसरे शब्दों में कि भारतीय संविधान चाहता क्या है, उसकी मौलिक जो मान्यताएं हैं, मौलिक उद्देश्य हैं, क्या क्या है। शुरुआत है भारतीय संविधान के दर्शन की। हम भारत के लोग, और लास्ट शब्द को अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आ रहा है अंगीकृत
अधिनियमित अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा इसका मतलब ये हुआ, ये हम भारत के लोग अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो भारत की जनता में निवास करती है। भारत की जनता के सामान्य इच्छा के अनुसार भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया है। इसके बाद हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोगों को संविधान बनाते समय क्या क्या इच्छाएं थी, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा देश अब किसी भी विदेशी शासन के अधीन नहीं है, बल्कि आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि कोई भी विदेशी देश अब भारत को कोई भी संधि या समझौता करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। भारत अपनी इच्छा अनुसार किसी देश से संबंध स्थापित करे या न करे। और आंतरिक मामले का मतलब यह है कि भारत आंतरिक मामले में भी पूरी तरीके से कोई भी नीति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है, बार बार हम कह रहे हैं, प्रस्तावना को थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इन दोनों शब्दों की अगर आप व्याख्या करेंगे, पहले समाजवादी की बात करते हैं। इस समाजवादी का क्या मतलब होता है? समाजवादी वह व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें निजी स्वामित्व नहीं होता है। समाज के संसाधन होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष शब्द बना है पंथ प्लस निरपेक्ष। पंथ और निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष में न हो। निरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी के पक्ष में न हो। पंथ मतलब धर्म या पंथ से होता है। तो जो भारत राष्ट्र राज्य है वह किसी भी धर्म या पंथ के पक्ष में नहीं है। उसकी नजर में सभी धर्म क्या है? समान है। एक चीज यहाँ पे मुख्य बात ध्यान देने वाली जो है वो यह है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो प्रारंभ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इसको, इन दोनों शब्दों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब आपने क्या क्या चीज की व्याख्या कर ली। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आगे क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य,
लोकतांत्रिक का क्या मतलब है? लोकतांत्रिक जो शब्द है वो लोकतंत्र से बनता है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द लैटिन भाषा के डेमोस प्लस प्रेसिया शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर के बना है? डोमेस और प्रेसिया। डोमेस और प्रेसिया शब्द से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है जनता, प्रेसिया मतलब शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति। तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है, जिसमें जनता संप्रभु होती है, सारी शक्ति जनता में निहित होती है। गणराज्य का मतलब होता है जहां का शासन प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे हमारे भारत का शासन प्रमुख, राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि इनका निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा न होकर के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद आता है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान अपने दर्शन में, अपने मौलिक उद्देश्य में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब समझने से पहले ये समझ लीजिए कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप एक सिंपल शब्दों में इसका अर्थ बता सकते हैं कि न्याय का अर्थ होता है कि जहां पे अन्याय नहीं है, जहां न्याय नहीं है वहां पर न्याय है। इसको दूसरे शब्दों में समझने के लिए भी ये कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं न्याय की देवी के हाथ में तराजू होता है, दोनों पड़ने जब बराबर हो तो कहा जाता है कि न्याय हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि जब समाज में धर्म, जाति, लिंग, वंश या वर्ण के आधार पर जब कोई किसी प्रकार का भेद न हो तब उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान का एक प्रमुख दर्शन है कि भारतीय समाज में जो बुराइयां थी, छुआछूत की या अस्पृश्यता की भावना, उसके लिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस ला करके समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान दर्जा देने का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, जो आर्थिक शब्द है वो अर्थ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है धन या संपत्ति। यानी बच्चों आप जानते हैं कि इंसान को जीने के लिए संपत्ति या धन की जरूरत पड़ती ही है। भारतीय संविधान ये कहता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं वो अपनी जीविका के लिए इस प्रकार से राज्य उनकी व्यवस्था करे कि वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, उनका कोई शोषण न कर पाए, उनके पास इतने संसाधन हो कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि राजनीतिक जितने भी अवसर हैं उसमें सभी को बिना किसी भेद के प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो। ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद है विचार,
अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार करने का तथा उसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी या स्वतंत्रता हो, तथा साथ ही साथ वो किसी भी धर्म में विश्वास करने की, पूजा पाठ करने की, उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। इसके बाद आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की अगर व्याख्या करेंगे तो अगर सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होगा, जितने भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरतें हैं उसके लिए अगर उनको समान अवसर उपलब्ध होगा तो सभी व्यक्तियों की या नागरिकों की प्रतिष्ठा समान हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए तथा अवसर की समानता का सिद्धांत देता है। इसके बाद क्या करता है संविधान? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा अर्थात डिग्निटी ऑफ मैन। भारतीय संविधान व्यक्ति की गरिमा को अपने दर्शन में अत्यधिक महत्व देता है और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका मतलब अगर बंधुता शब्द को आप देखेंगे, बंधुता या बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा मतलब ये भारतीय संविधान नागरिकों के लिए यह निर्देशित करता है कि भारत के नागरिकों में इस तरह भाईचारा हो जिससे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। इसका मतलब यह है कि एकता और अखंडता, हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा भाईचारा टूटे, जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र खंड खंड हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक बातें हैं वह आपने उसका विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद एक चीज यहां पर आपको ये नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज, कि भारतीय संविधान में जो अखंडता शब्द है वो 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 बातें जोड़ी
शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये तीनों शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। प्यारे बच्चों, इस पर अक्सर प्रश्न बनता है। समाजवादी पंथ निरपेक्षता पर अक्सर बनता है कि पूछ लेते हैं कि समाजवादी शब्द बहुविकल्पी में पूछेंगे, 4 ऑप्शन देकर पूछेंगे कि समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, या पंथ निरपेक्षता पूछ सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है, सारांश रूप में देखें तो यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा, इन 5 स्वर्णिम सिद्धांतों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय और व्यक्ति की गरिमा का दर्शन देता है। प्यारे बच्चों, आपने अब तक क्या क्या सीखा? आपने ये देखा कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्यों है, मतलब भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखा, उसके जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उसकी विस्तृत व्याख्या देखा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ लिए, लेकिन हमको इससे लाभ क्या क्या हुआ? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से सबसे पहला लाभ ये हुआ कि हमें जो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है ये पता चला। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से जो गृह परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने में मदद करेगा। और तीसरी बात कि आगे जब आप सरकारी सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं जब आयोजित की जाएंगी और उसमें जब आप प्रतिभाग करेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत ही काम करेंगे सामान्य अध्ययन में। इसके बाद आप गृह कार्य नोट करिए, गृह कार्य नोट करिए। गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 2,
प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान में प्रश्न नंबर 3 लिखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये गृह कार्य आप करके आइएगा। वीडियो के अगले भाग में हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। इसको खुद भी घर पर पढ़िए। खुद घर पर पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।